अच्छा विदेश और निकिता, एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बिजनेस ओनर्स को होती है ना, हाँ जी, वो ये होती है कि वो एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है एक एम्प्लॉय, उसके बाद वो उसे ट्रेनिंग देते हैं, राइट, ट्रेनिंग देते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ जी, टाइम की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, करेक्ट, क्योंकि जब वो कैंडिडेट आपके पास आता है तो उसे बहुत कुछ नहीं आता, आपको उसे ट्रेन करना पड़ता है, बिल्कुल, और जब वो उस कैपेसिटी पे पहुंच जाता है कि अब उसे सब कुछ आ गया, और उस वक्त वो आपको छोड़ करके चला जाता है। बिल्कुल सर, बहुत सारी कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे वो या तो अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, या वो किसी नई जॉब पे चला जाता है, ठीक है। और उस वक्त बिजनेस ओनर्स को ये लगता है, यार क्या मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है, क्या मेरा काम यहाँ पे लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग देना है, मैं हायरिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद जब वो प्रोडक्टिविटी की बात आती है कि जब उसे मुझे रिजल्ट देने हैं, मेरे कंपनी के लिए उसे काम करना है, तब वो कहता है कि नहीं सर, अब तो मुझे काम आ गया है, अब तो मुझे किसी वजह से जॉब छोड़नी पड़ेगी, राइट। और वहाँ पे जॉब छोड़ने के बाद वो या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपने उसे इतना ट्रेन कर दिया, आप उसे सब कुछ सिखा चुके हो, अब उसे लगता है कि यार ये बिजनेस तो मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल, या वो किसी हायर कंपनी, या मैं किसी और कंपनी के लिए चला जाता हूँ, ये काम तो बहुत आसान था। तो वहाँ पे जो चैलेंज है, ये इस बहुत बड़े चैलेंज को बिजनेस ओनर्स कैसे रिजॉल्व करें, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो निकिता, आपका क्या इसके ऊपर व्यू पॉइंट है, ये सिचुएशन से कैसे बिजनेस ओनर जो है वो बाहर आ सकते हैं? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शुरू हो जाती है वो आपके जॉब सिलेक्शन के टाइम पे हो जाती है कि आप ऐसा पर्सन हायर कर लेते हो जिसको आधा अधूरा काम आता है, एंड देन आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको प्रॉपर चीज़ें सिखाने के लिए, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सर, इसके लिए सबसे पहले आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए, और आप एक ऐसे राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन करो जो आपकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है निकिता। ये एक सबसे बड़ा रूट कॉज है इसी बात का कि हम लोग ही खुद गलत कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि वो कैंडिडेट जो है वो हमें हेल्प करेगा, लेकिन वो बाद में जा कर के प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हमें उसको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है और हमारा मैक्सिमम टाइम और एफर्ट उसे सिखाने में ही वेस्ट हो जाता है। और हमें लगता है कि हमें एक जो है वो इंस्टीट्यूट ओपन करके रखा है, ट्रेनिंग सेंटर को। और सर, इस प्रॉब्लम का एक रीज़न ये भी होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो ये सोचता है कि चलो हम कम पे स्केल पे ले आते हैं, उसको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे तो वो परफेक्ट बन जाएगा, बट वो ऐसा नहीं होता है। वो कम पे स्केल के चक्कर में अपने लिए सरदर्दी ले आता है। बहुत अच्छा रीज़न है आपने बताया, क्योंकि लोगों को लगता है यार कम सैलरी देंगे हमारा काम चल जाएगा। हाँ। मगर अगर वही बात है ना कि आपने कम सैलरी तो दे दी, मगर आपको मालूम है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे वो काम आता है तो आप बार बार उस ट्रेनिंग प्रोसेस में आओगे ही नहीं। आप एक से अपने कंपनी का कल्चर बताओगे, अपनी वैल्यूज़ की ट्रेनिंग दोगे, अपने प्रोसेसेस की ट्रेनिंग दोगे, मगर उसका जो जॉब रोल है, जो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ट्रेनिंग नहीं, वो उसे नहीं देनी पड़ेगी बार बार, और आपके पास वो एक सही कैंडिडेट होगा। राइट, वेरी गुड। और विनेश, आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंगली क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? जब भी आप किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हो या उसका सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसका आपको एक सिंपल एक क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि वो उसका माइंडसेट कैसा है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनके एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं कि मुझे इस कंपनी में काम करना, मेरी इतनी अच्छी सैलरी होनी चाहिए, मेरे को यहाँ पे रहना है, इस सिटी में मैं रहूँगा। ओवर एम्बिशियस हो जाता है, उसको लगता है कि मैं एक अच्छी लेवल पे काम कर सकता हूँ। तो बट उसमें क्या होता है कि उसको लगता है कि मैं अभी करंट कंपनी में आ तो जाऊँगा, थोड़े टाइम के लिए मैं काम करूँगा, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेके मैं लेफ्ट कर दूँगा एक अच्छी कंपनी के लिए। तो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जहाँ पे हमें ये क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि उसका माइंडसेट किस तरह का है, उसको हमने चेक करना होता है। इसके लिए विनेश, हमें ये भी देखना है कि क्या वो ओवर एम्बिशियस है, उसकी एस्पिरेशन बहुत हाई तो नहीं है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों की एम्बिशन बहुत हाई होती है ना, और उन्हें लगता है कि नहीं मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं जो मुझे यहाँ पे फुलफिल नहीं हो सकते, तो वो लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं टिके, शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ ही वो आपको जॉइन के साथ आएंगे, और उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है लाइफ के वो भी बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, और वो लोग कमिटेड नहीं होती एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते हो, आपके ड्रीम्स बड़े नहीं होने चाहिए, आपकी हाई एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, एम्बिशन बड़ी नहीं होनी चाहिए, मगर उनके लिए आपके पास एक स्टेबिलिटी का
होना बहुत ज़रूरी है। Right. जो स्टेबिलिटी फैक्टर मैक्सिमम कैंडिडेट्स में नहीं होता, उन्हें लगता है यहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ जंप करेंगे, ये छोटी सिटी है मैं बड़ी सिटी में जाऊँगा। यस राइट। तो जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो ये चीज़ें समझो कि वो किस सिटी में रहना चाहते हैं, राइट? क्या वो लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं, करेक्ट। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें वो सब दे पा रही है जो वो ड्रीम करते हैं? और अगर आपको लगता है नहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके साथ जॉब करेंगे, तो यू शुड नॉट थिंक ऑफ हायरिंग दैट पर्सन, बिकॉज वो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पे एक और कारण देखा गया इसी सिचुएशन में कि वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से टेम्परेरी एक जगह से माइग्रेट होकर के दूसरी जगह आए हैं और वो वहाँ पे सर्वाइवल के लिए एक जॉब ढूंढते हैं। बिल्कुल। और आप उन्हें हायर कर लेते हो कि आपको एक अच्छा स्किल सेट मिल रहा है और आपको लगता है कि शायद ये बहुत अच्छे जगह से आया है तो मैं इसको हायर कर लेता हूँ। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि नहीं वो टेम्परेरी फेज था, उसका वो एक प्रॉब्लम था टेम्परेरी लाइफ में, इसकी वजह से वो मतलब रिजॉल्व हो चुका है और वो किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। जब माइंडसेट की बात ही हो रही है विनेश, तो एक और माइंडसेट आपको देखना चाहिए लोगों को, बिजनेस ओनर्स को, क्योंकि कई लोग होते हैं जो सिर्फ जॉब ही करते हैं, उन्हें लगता है कि यार मुझे जॉब करना ही अच्छा लगेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है। हाँ जी। वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे बिजनेस करना है, आज नहीं तो 2 साल बाद करूँगा, 3 साल बाद करूँगा। तो ये लोग भी जब आप अपनी कंपनी में उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको ये चीज़ भी इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वो अगर आपने सिलेक्ट किया ऐसा कैंडिडेट तो बहुत टाइम तक जॉब पे नहीं टिकने वाला है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। और सर छोटे बिजनेसेस के साथ यही होता है कि जब वो एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो वो एक काइंड ऑफ कंपटीशन बन जाता है उस पिछली कंपनी के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सिमिलर बिजनेस या सिमिलर सर्विसेज अपने नाम पे देना शुरू कर देता है। राइट। उसे लगता है कि ये बिज़नेस मुझे आ गया है और अब ये पूरा बिज़नेस मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर देता हूँ, और ये स्मॉल बिजनेसेस के साथ बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो यहाँ पे आपको उस माइंडसेट को भी देखना चाहिए जब आप एक कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हो। तो सर माइंडसेट और साइकोलॉजी स्टडी के अलावा हमारी एचआर पॉलिसीज़ भी इतनी स्ट्रांगली फ्रेम्ड होनी चाहिए कि वो हमें ईजिली ऐसे छोड़ के ना चला जाए। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे क्लॉजेज होने चाहिए कि अगर वो हमें छोड़कर जाए तो फिर उसे कंपनसेट करना पड़े, और इवन जो नोटिस पीरियड जो कंपनीज का डिफाइन होता है वो प्रॉपर सर्व करना पड़े, और इवन जब उसका जो रिप्लेसमेंट एम्प्लॉय आए तो उसको वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर हैंड ओवर दे के जाए, ताकि मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको अपने आप को इन्वेस्ट ना करना पड़े। उसका दोबारा में टाइम वेस्ट ना हो चाहिए। आपका बिल्कुल अच्छा सॉलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एचआर पॉलिसीज नहीं है तो वो भी आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है उसे लगेगा कि मैं इन्हें कभी भी छोड़ सकता हूँ, और इनके पास कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के राइट्स होते हैं, ज़रूर होने भी चाहिए, और उनके सभी बेनिफिट्स को कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन देखती है, बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के भी अपने राइट्स होने चाहिए कि वो उन्हें ऐसे आधे अधूरे सिचुएशन में छोड़ के ना चला जाए, है ना। जब आपका क्रिटिकल एक सिचुएशन पे आपका प्रोजेक्ट पहुंचा है और आपका एम्प्लॉय कहता है कि सर अब मैं चला गया, या बिना नोटिस पीरियड सर्व किए चला गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉमन है, बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। और जब स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करोगे तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बिल्ड करता है आपके मैनेजमेंट पे और आपकी टीम पे कि नहीं यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म भी ज़रूरी है और हमें वो प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो विदेश, ये तो निकिता का व्यू पॉइंट था, बहुत अच्छा है कि एचआर पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब और क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली? इसके अलावा सर हमें एक और ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, मान लो वो उसको इतने स्किल्स नहीं आते, वो भी सीख रहा है चीज़ें, आप उसको एक लेवल 1 पे रखिए, उसको उतना ही कंपनसेट करो जितना उसको स्किल्स हैं, जितना वो काम कर सकता है। मतलब जॉब रोल के अकॉर्डिंगली सैलरी देते रहो। तो जैसे जैसे वो अपने, आप चाह रहे हो कि अब उसको अपग्रेडेशन हो, उसका स्किल हो, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि उसके एम्प्लॉइज़ का अपग्रेडेशन हो और डेवलपमेंट हो। तो जैसे ही आप उसको लेवल 2 के लेवल उस पर लेके आओगे, उसको अपग्रेड करोगे, तो उसको आप ऐसे ही कंपनसेट करो कि उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा और मेरी सैलरी भी बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे कंपनसेट किया गया है। तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं कहीं बाहर ना अप्लाई करूँगा,
नहीं अप्लाई करूँ, मुझे इसी कंपनी में अच्छा कंपनसेशन मिल रहा है क्योंकि मेरे स्किल्स अपग्रेड हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल विनेश, उसमें क्या करेंगे कि जब भी आप किसी अपने कैंडिडेट को प्रमोट करते हो, लेवल 1 से लेवल 2 पे लेके आते हो, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। अब लेवल 2 से लेवल 3 पे आता है तो उसे हायर सैलरी या हायर पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि उसे नई स्किल्स आने हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले पा रहा है। तो उसे लगना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक फैक्टर ये है कि मेरा कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होता है, हाँ जी, बिल्कुल। मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मुझे बहुत टाइम तक एक ही उस पे लेवल पे काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है, मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। एंड लास्टली जो कंपनसेशन आप दे रहे हो उसे ये कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि यही स्किल्स लेकर के अगर मैं या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मैं ज़्यादा अर्न कर पाऊँगा, या मैं अगर किसी और कंपनी में अब अप्लाई करता हूँ तो मैं ज़्यादा अर्न कर पाऊँगा। अगर वो कहीं बाहर अप्लाई करता भी और थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा भी मिलता है तो लेकिन उसे वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको उसे देनी है कि अगर आज आप उसे लेवल 2 से लेवल 3 पे लेके आए हो तो उसे मालूम होना चाहिए कि कल मैं L5 पे भी आऊँगा। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़े से लालच के पीछे किसी दूसरी कंपनी में जाएगा तो वो लेवल 3 पे ही टिका रहेगा, उसे वो L4 L5 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट। हाँ जी, तो ये आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहिए कॉन्टिन्यूस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और एक और कारण क्या होता है विनेश, जब आप एक एम्प्लॉय को मल्टीपल जॉब रोल्स दे देते हो, ठीक है, तो वो हर चीज़ करने लग जाता है, उसे लगता है कि मुझे ये भी आ गया, मुझे ये भी आ गया। और ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं है, आपके पास जॉब रोल्स डिफाइन नहीं है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एम्प्लॉय है जो ऑपरेशंस में है, कोई किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कर रहा है, मे बी वो IT का प्रोसेस हैंडल करता है या कोई और प्रोसेस हैंडल करता है, और आप उसे ऑपरेशन के प्रोसेस के साथ साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हो मार्केटिंग की। ठीक है, ठीक है, अब वो मार्केटिंग भी कर रहा है और थोड़े टाइम बाद आपने उसे कहा कि अब आप मार्केटिंग से कस्टमर्स लेके आए हो, सेल्स भी करो, लाइक मल्टीपल जॉब्स आप उसको उसको प्रोवाइड दे रहे हो, ठीक है, आपने उसे सेल्स में भी डाल दिया, ठीक है, राइट। अब वो आपको क्या हुआ कि उसे सेल्स का भी एक्सपोजर मिल गया, मार्केटिंग का भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने उसे मार्केटिंग भी सिखा दिया, IT का उसको नॉलेज, IT का या जो भी वो प्रोसेस अपना कर रहा है उस पर भी वो काम करता ही है। हाँ जी, अब आपने उसे कहा कि यार आज बिलिंग वाला नहीं है, आप वो भी अकाउंट्स भी आप हैंडल कर लो, ठीक है, आप उससे बिलिंग भी करवा रहे हो, इनवॉइसिंग भी करवा रहे हो, और कोटेशन भी वही आदमी बन रहा है। आपने क्या किया कि इस चीज़ के लिए कि आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉइज ना हो, आपने एक एम्प्लॉय को इतना ज़्यादा काम दे दिया, उसे ओवरऑल हैंड ओवर दे दिया। उसे आपने जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बना दिया, ठीक है। लेकिन अब उस एम्प्लॉय को ये रियलाइजेशन नहीं होगा, उसे लगेगा कि मैं सब चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, मुझे मार्केटिंग भी आती है, मुझे टीम मैनेजमेंट भी आता है, मैं अकाउंट्स भी हैंडल कर सकता हूँ, मैं ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, सेल्स भी कर सकता हूँ, तो ये नहीं कि मैं पूरा बिजनेस चला सकता हूँ, बिल्कुल, राइट। और मैं पूरा बिजनेस चला सकता हूँ तो मैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों काम करूँ, एज एन एम्प्लॉय मैं अपना ही कर लेता हूँ, मैं अपना बिजनेस खोल लेता हूँ। मगर वो एम्प्लॉय ये बात भूल जाता है कि आप अभी तक अगर ये सोच के जा रहे हो तो आप वही बात है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, क्योंकि हर एक आपका जो प्रोसेस होता है, हर एक जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर एक स्पेशलाइजेशन होता है, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़े प्रोसेस को पूरा एक एम्प्लॉय को दे देते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपके पास डिफरेंट जॉब रोल्स हो, डिफाइंड हो, डिफरेंट टास्क हो, और हर एक आपका प्रोसेस के सब प्रोसेसेस होने चाहिए। यानी कि अगर आपका एक मेन प्रोसेस है तो अपने आप में कंप्लीट ना हो, उसे 5 प्रोसेस या 3 प्रोसेस जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक वो कंबाइंड जो है एक्टिविटी नहीं बनेगी। और हर एक सब एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास एक डिफरेंट पर्सन एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, तो क्या होगा कि वो डेफिनेटली वो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते, अपने फील्ड, हाँ अपने फील्ड में वो हाँ, वो आपको इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एम्प्लॉइज की एक दूसरे के साथ। तो ये सारे आप एम्प्लॉइज जो है ये आपके साथ जो है आपके साथ कमिटेड रहेंगे, बिकॉज उन्हें लगना चाहिए कि नहीं हम यहीं पे अपने ग्रोथ लेंगे
और उनका जो ये सिस्टम है, ये आपके लिए चैलेंज नहीं बनना चाहिए। तो सर, अगर हम इन्हीं 5 स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करेंगे तो हमें बार बार ये चैलेंज को फेस नहीं करना पड़ेगा कि हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करें और वो हमें छोड़कर चला जाए। बिल्कुल। चलिए।